तो शेख हसीना मानवता के खिलाफ फिलहाल दोषी उन्हें करार दिया गया है। महत्वपूर्ण फैसला है। हालांकि इसके कई पॉलिटिकल मायने भी वहां पर निकाले जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा था कि उनकी वापसी हो सकती है, लेकिन उसके पहले महत्वपूर्ण फैसला पूर्व प्रधानमंत्री बांग्लादेश की शेख हसीना पर आईसीटी का यह फैसला जब आया तो उसमें कई बिंदुओं को ध्यान में रखा गया है। कोर्ट ने किन प्रमुख ग्राउंड्स पर इसे कंसीडर किया, इसको समझना भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। 5 फ्रेम चार्ज किए गए हैं और उनको चार्ज करने के पीछे ट्रायल में जो आधार था वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अरविंद सिंह तेजावत हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार जुड़ चुके हैं। तेजावत साहब, अपने आप में बांग्लादेश के हिसाब से और इंटरनेशनल फोरम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है यह फैसला शेख हसीना के खिलाफ। बिल्कुल ठीक कहा है आपने। ये फैसला तो वाकई बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बांग्लादेश की राजनीति की दशा और दिशा तय करेगा जी। तो इसके बाद में एक तो यह है कि कोई भी जो आने वाला जो राष्ट्राध्यक्ष है वह कोई महत्वपूर्ण फैसले ले नहीं पाएगा। और खासकर जो वहां जो एक समय जो उन्होंने करप्शन पर लगाम के लिए जो मुहिम चलाई थी और खासकर जो वर्तमान समय में जो बांग्लादेश के प्रमुख हैं उनके एनजीओज वगैरह पे जो उन्होंने शिकंजा कसा था, तो अब अगली बार कोई भी राष्ट्राध्यक्ष बनेगा तो वह भविष्य को सोचते हुए और नफा नुकसान देखते हुए ये सब कुछ तय करेगा। दूसरी बात यह है कि इससे डेमोक्रेसी कमजोर हुई है क्योंकि यह फैसला बिल्कुल ही एक तरफा और सरकार की मंशा के हिसाब से हुआ है। क्योंकि यूनुस साहब के खिलाफ पिछली सरकार ने, हसीना सरकार ने जो कदम और कार्रवाइयां की थी, तो यूनुस साहब ने जाते जाते उन्होंने अपना पूरा हिसाब बराबर कर लिया है कि मुझे जितना परेशान किया गया। तेजावत साहब, मैं आपको रोकूंगा। जब आपने इस बात का जिक्र किया कि ये एक तरफा फैसला है, मैं इसी से सवाल उठाना शुरू करता हूं कि एक तरफा फैसला इसको हम कैसे मान सकते हैं, क्योंकि जिस आरोप में शेख हसीना पर यह पूरा मुकदमा चलाया जाता है वो आरोप था कि उन्होंने एक तरफा फैसला किया और इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिलवाया गया या दिया गया, और फिर उस पर फैसला सुनाने वाले जो कि उनके खिलाफ थे उन लोगों ने एक और फैसला सुनवा दिया, और वो है ये फैसला जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। यानी एक तरफा आरोप पर एक तरफा फैसला, यही बात है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है क्योंकि जो भी राजनीतिक निर्णय लिए जाते हैं उसके लिए व्यक्तिगत सजाएं नहीं होती है। अब जैसे तमाम चीजें हैं, मान लो ऑपरेशन ब्लू स्टार है या मान लो तमाम जो चीजें हैं उसके लिए क्या हम प्रधानमंत्री को फांसी की सजा देंगे क्योंकि वो राजनीतिक निर्णय होते हैं। बिल्कुल। तो वही बात शेख हसीना जी पे भी लागू होती है। और मुझे लगता है कि अभी अगर फैसला लेना भी था तो एक स्वतंत्र न्यायपालिका लेती, जब चुनी हुई सरकार आती और जो नया संविधान जिसपे वो लोग बात कर रहे हैं वह एक तरीके से स्थापित हो जाता, तो नए न्यायाधीश बिना किसी दबाव में अगर एक वहां की जुडिशरी कोई निर्णय लेती तो हम कह सकते थे कि हाँ, ये राजनीतिक निर्णय नहीं है और तमाम जो कानूनी चीजें हैं उसको देखकर निर्णय लिया गया है। पर अब तो अगर मान लो कोई जूरी अगर ये तय कर लेती है कि नहीं ये करना है वो करना है, तो वो तो निश्चित रूप से राजनीतिक फैसला ही माना जाएगा। ये तेजावत साहब वैसा ही हो गया जैसे तुर्की ने आदेश दिया कि इजराइल के आप पीएम को जाकर गिरफ्तार कर लो। मतलब हास्यास्पद है ना कि आप बैठकर कुछ भी फैसला करते रहो। अब मैं आना चाहूंगा जरा लीगल पॉइंट्स पर जो महत्वपूर्ण है बहुत। यहां पर शेख हसीना के लिए शायद आज का यह फैसला उतना ही चौंकाने वाला होगा जितना बांग्लादेश में बैठे उनके विरोधियों के लिए खबर आई थी कि अब शेख हसीना की वापसी हो सकती है, और तब से मुझे लगता है कि बहुत तेजी आ गई थी इस मुकदमे में। दूसरा महत्वपूर्ण यहां पर बिंदु यह होगा कि जो ट्रिब्यूनल ने यह फैसला दिया इसको चैलेंज करने के कौन कौन से फोरम है इंटरनेशनल आधार पर हम देखें। देखिए, अगर इंटरनेशनल कोर्ट में इसको चैलेंज करने की बात कहें तो वो कोई इतना प्रैक्टिकल फैसला नहीं हो सकता क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट है उसके जो फैसले हैं वो लागू करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है कि अगर उसने तय किया तो अगर नहीं लागू किया तो उस देश के खिलाफ फौज भेज देंगे, कोई अंतर्राष्ट्रीय ऐसा नहीं है। तो एक तो वो केवल एक प्रतीकात्मक हो सकता है। दूसरा ये है कि जो अपील करने वाली जो सर्वोच्च संस्थाएं हैं तो वो तो अभी सारा ही सस्पेंडेड है पूरी तरीके से। जो बांग्लादेश का कॉन्स्टिट्यूशन है या वहां के राष्ट्राध्यक्ष जो खुद वो यूनुस साहब हैं, तो अभी अपील करने का तो कोई ऐसा मुझे मुश्किल लगता है। पर यह बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जैसे तुर्की के राष्ट्रपति ये कहते हैं कि नेतन्याहू को हम फांसी पे लटका देंगे, तो वैसा ही है ये। दरअसल
इसका कारण ये है कि क्योंकि वे बांग्लादेश में लौटना चाहती थी, और बांग्लादेश में जनाधार आज भी उनका मौजूद है। अभी इसके कोई न तो ऐसा कोई अनबायस्ड रेफरेंडम हुआ है जिसपे ये तय कर सके कि बांग्लादेश की जनता में वो लोकप्रिय नहीं है। आज भी उनकी पार्टी एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, बिल्कुल। और उन्हें बहुत ही सुनियोजित तरीके से सत्ता से बेदखल करने के लिए, और वे लौट कर ना आ जाएं, इसलिए यह सारे फैसले लिए जा रहे हैं। अतुल साहब, तेजावत साहब हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ फॉर्मर डिप्लोमेट भी जुड़ चुके हैं। अनिल साहब, बहुत स्वागत है सर आपका। मेरी आवाज अगर आप तक जा रही हो। तेजावत साहब यही कह रहे हैं कि एक तरफा आरोप था, एक तरफा फैसला है, सहमत हैं आप इस बात से? और अब शेख हसीना के लिए व्यक्तिगत तौर पर और बांग्लादेश के लिए, दोनों के हिसाब से इसका क्या आप एक निर्णायक असर देख रहे हैं? देखिए, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि ये जो इंटरिम सरकार ने एक इंटरिम फैसला एक इंटरिम कोर्ट के द्वारा लिया गया, और इस कोर्ट को बेसिकली आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल को जो एस्टेब्लिश किया गया था वो था 1971 के बाद में वॉर क्रिमिनल्स वगैरह के बारे में करने के लिए, लेकिन उसको इस बार यूज किया गया है यहाँ पर इंटरिम गवर्नमेंट ने। तो जब शेख हसीना तो ये लेजिटिमेट ही नहीं मांगती हैं इस गवर्नमेंट को ही, और मिस्टर यूनुस को भी लेजिटिमेट मानती हैं, तो जब तक एक तरह की सरकार वहाँ इलेक्ट नहीं होती है और वहाँ पर प्रॉपर एक गवर्नमेंट एक डिसीजन नहीं लेती है, तो पब्लिक भी इस बात को नहीं मानेगी। दूसरी चीज ये भी सही है कि शेख हसीना की अभी काफी जो उनकी पार्टी है उसका 40-45-50% तो लगभग लोग हैं ही जो उनको सपोर्ट करते हैं अभी भी। तो एक तरह से डिवाइडेड नेशन है वो पूरी तरह से। तो मैं समझता हूँ कि अब वो चाहे शायद सुप्रीम कोर्ट में वहाँ पे कर पाए, अपील करें या ना करें, लेकिन उस सबके बावजूद में फरवरी में जो इलेक्शन कहे गए हैं उसमें उसके ऊपर भी काफी डिपेंड सीधे तौर पर इसको आप बांग्लादेश के हिसाब से कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? क्योंकि जैसा अभी तक खबरें आई हैं कि सेना को, बीजीबी को अलर्ट कर दिया गया वहां पर, यानी जो पॉलिटिकली फैसला अगर इसको हम माने, कहीं से प्रभावित फैसला इसको हम माने, तो इसको अब दो फाड़ के तौर पर देखा जाएगा। एक तरफ सत्ताधारी दल और दूसरी तरफ शेख हसीना के समर्थक, वो कभी भी इसका विरोध कर सकते हैं। वो तो हो ही रहा है, अभी देख ही रहे हैं आप इस बात को। हाँ, वो तो वहां पे हो ही रहा है। देखिए, प्रोटेस्ट हो ही रहे हैं वहां पर। आज क्या हमने देखा वो टीवी में कि मशाल लेकर के जा रहे हैं सारे उस तरह से, क्योंकि अगर 40-45% लोग आपकी सपोर्ट करते हैं, आपकी पार्टी को, आपके लीडर को, तो सोचिए कि वो तो प्रोटेस्ट में आ ही जाएंगे। बिल्कुल। और ये तो वो तो वहां पर इसलिए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए जो है वो तैयारी है, वो होनी भी चाहिए, ताकि वहां पर लोगों की जान माल का ना वो हो नुकसान। लेकिन ये है कि प्रिकॉशनरी जो एक्शन पहले से लेने हैं वो सारी चीजों को लेकर अलर्ट कर दिया गया है। त्रिगुण साहब हमारे साथ आप भी बने रहिए। जी जी सर, अपनी बात कंप्लीट करें। ठीक है, अनिल साहब हमारे साथ आप बने रहिए, तेजावत साहब भी हमारे साथ लगातार बने। मेरे साथ इस वक्त रोहित पुनेटा हमारे आउटपुट एडिटर भी जुड़ रहे हैं। रोहित, बहुत महत्वपूर्ण है, सुबह से ही पूरी दुनिया के इस पर निगाह थी, चूंकि हमारा पड़ोसी मुल्क है, और वहां पर जब इस तरीके की गतिविधि होती है तो भारत से उसका कनेक्शन सीधा जुड़ा जाता है। शेख हसीना के ऊपर जब दबाव बना था तब भी भारत ने मदद की थी, और अब जब उन पर एक फैसला आता है तो उनके लिए चुनौतीपूर्ण है, लेकिन पड़ोसी मुल्क होने के नाते हमारी भूमिका बड़ी हो जाती है। इसको कैसे देखें, पूरे बॉर्डर को समराइज अगर करें तो? होती था, लेकिन ये था क्योंकि मोहम्मद यूनुस वैसे तो शांति का नोबेल उनको मिला हुआ है, लेकिन कोई भी ऐसा काम उनका नहीं था जिसके लिए उनको रिकॉग्नाइज किया जा सके शांति के नोबेल को लेकर। और उसके बाद से अगस्त 2024 में हिंसा बढ़ती थी, और उसके बाद से लेकर अब तक हमने लगातार देखा है कि बांग्लादेश में सिर्फ ट्रंप का शासन रहा है, बांग्लादेश में जमात इस्लामी जैसे संगठन है उनका शासन रहा है, बांग्लादेश में इस तरह के नारे लगते हैं, लाउड स्पीकर से लेकर लोग घूमते हैं कि यहाँ पर अब कुरान के हिसाब से, शरिया के हिसाब से देश चलेगा। तो बांग्लादेश धीरे धीरे कट्टरपंथ की ओर बढ़ा, और आज जो ये फैसला आया है अतुल, इसको लेकर मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ, क्योंकि ये होना ही था। अब आप समझिए कि जिसके अगेंस्ट केस आप चला रहे थे, इस पूरे मामले में 3 लोग थे जिनको आरोपी बनाया गया था। एक तो बांग्लादेश के पुलिस प्रमुख थे ममून, एक बांग्लादेश के गृहमंत्री रहे थे असदुज्जमा, और तीसरी थी शेख हसीना, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री। जो ममून थे उन्होंने माफी मांग ली थी, वो गवाह बन गए थे। इसके अलावा बचे थे दो लोग, जिसमें शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री थे। इन दोनों को आज फांसी की सजा सुना दी गई, और दोनों ही बांग्लादेश में नहीं है।
तो ऐसे लोग जो वहां पर है नहीं, उनके खिलाफ आप जैसे मर्जी आरोप प्रयोग कीजिए, जैसे मर्जी गवाह पेश कीजिए, अपना पक्ष रखने के लिए वो आ नहीं सकते, क्योंकि आपने आदेश जारी किया हुआ था। हमने पिछले दिनों देखा था कि मंच पर ये कहा जा रहा था कि शेख हसीना को बांग्लादेश लाओ। क्यों? क्योंकि हमको उनका सरकलम करना है, हमको बांग्लादेश में शेख हसीना को फांसी देनी है। वो अपना पक्ष रखने के लिए आ नहीं सकती थी। वो भारत के साथ अच्छे संबंध थे, तो भारत में उन्होंने शरण ली हुई, इस वजह से अब तक उनकी जान बची हुई भी है शेख हसीना की। तो इस डिसीजन को लेकर, इस फैसले को लेकर मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ, और ये बिल्कुल सीधा एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बात कही है रोहित, और यही बात तेजावत साहब भी कर रहे थे, त्रिगुण साहब भी कर रहे थे कि भाई ये ऐसा फैसला है जो कि हम आप अगर इसको पहले से चर्चा में ले रहे थे तो हमें पता था क्या होने वाला है। अब सवाल उठता है कि क्या हो सकता है वहां पर। शेख हसीना वहां है नहीं, बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की इस वक्त सरकार है, सभी मानते हैं, लेकिन उनकी विचारधारा के उनके समर्थक उनके साथ हैं, लेकिन बड़ी संख्या के वो समर्थक हैं जो शेख हसीना के या फिर न्यूट्रल हैं। उन लोगों का रुख क्या होगा, और शायद इसी वजह से वहां पर इस वक्त बहुत ज्यादा अलर्ट मोड में रखा गया है, बीजेपी से लेकर सेना को लेकर। बिल्कुल अतुल, आप देखिए पिछले 10-12 दिनों से बांग्लादेश की हालत इस वक्त ऐसी ही है। बांग्लादेश चल रहा है, बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका, वहां पर किस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं। कई टुकड़ियां बांग्लादेश को अपनी सेना की सड़कों पर उतारनी पड़ी है ताकि माहौल शांत रहे, लेकिन माहौल शांत हो नहीं पा रहा है, होगा भी नहीं माहौल शांत, क्योंकि इस समय आप देखिए कि टकराव की स्थिति पूरी तरीके से बनी हुई है। और देखिए इसके पीछे आप एक गेम को समझिए, ये गेम पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद यूनुस का है और उनकी जो कट्टरपंथी ताकतें हैं, जमात इस्लामी वगैरह, उनका ये गेम है। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ये रीजन है कि बांग्लादेश में किसी भी तरीके से मोहम्मद यूनुस ये नहीं चाहते कि सत्ता उनके हाथ से चली जाए। इसका सीधा मतलब ये है कि वो नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से चुनाव हो। अच्छा रोहित, मैं रोक कर आपको बड़ी खबर जरा अपने दर्शकों को बताऊं। देखिए जो बात रोहित कह रहे हैं, जो बात यहां तेजावत साहब कह रहे थे, अब ऐसा ही है, वहां पर सीधे तौर पर ना सिर्फ एक पक्षीय फैसला सुनाया गया है, बल्कि एक पक्षीय कार्रवाई भी हो रही है। डिमोलिश करने की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि शेख हसीना के घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर ली गई है। बुलडोजर चलेगा शेख हसीना के आवास पर, और जो लोग इसमें आरोपी बनाए गए थे या उस तरह के विचारधारा के लोगों को भी इस तरीके से नस्तनाबूद करने की मंशा वहां की सरकार की है, वहां के उन लोगों की है जो कि कट्टरपंथ से सीधा जुड़े हैं, ऐसा उन पर आरोप है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अपने दर्शकों को, शेख हसीना के आवास पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर ली गई है, क्योंकि एक तरफा सुनवाई, एक तरफा फैसला, और एक तरफा फैसले के बाद एक्शन भी एक तरफा ही होगा। रोहित प्लीज कंटिन्यू। रोहित मेरी आवाज आप तक जा रही है? बुलडोजर चलाने की भी तैयारी कर ली गई है, एक तरफा कार्रवाई भी होगी। चलिए, शायद मेरी आवाज रोहित तक नहीं जा पा रही है। तेजावत साहब, अब आप सुन रहे हैं और समझ रहे हैं जो बात आपने कहा था कि असल में सुनवाई भी एक तरफा हुई, आरोप भी एक तरफा लगे, और फिर उसके बाद एक्शन भी एक तरफा ही होगा। यह है पूरी प्लानिंग। तो बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं, शेख हसीना के घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा। अब इस पूरे मामले को समझिए, असल में मामला क्या है। छात्र वहां पर प्रदर्शन करते हैं, कुछ लोग और उनका समर्थन करते हैं, और वहां से आरोप फ्रेम होना शुरू होता है, और धीरे धीरे करके वहां पर सत्ता परिवर्तन भी होता है। शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ता है, और अब जब उनके खिलाफ एक मामला मुकदमे के तौर पर चलाया जाता है, उसका फैसला आया है। फैसला क्या था वो हमने आपको बताया, फैसला किन आधार पर लिया गया है, मेजर ग्राउंड्स इसके क्या थे वो आपके सामने है, और अब एक्शन की तैयारी है। रोहित एक बार फिर से जुड़ रहे हैं। रोहित, एक तरफा मुकदमा, एक तरफा सुनवाई, और अब एक तरफा एक्शन, बुलडोजर चलाने की तैयारी है शेख हसीना के आवास पर। बिल्कुल अतुल, ये जब से शेख हसीना बांग्लादेश से गई हैं तब से वन साइडेड एक्शन लिया जा रहा है, एक तरफा कार्रवाई। आपको याद होगा कि जब शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर अपनी जान बचाकर भारत लौटी थी, तो फिर किस तरीके से उनकी जो एक लेगेसी थी, क्योंकि बांग्लादेश के संस्थापक बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, जो कि शेख हसीना के पिता हैं, उनको माना जाता है, तो उनकी जो लेगेसी थी उसको खत्म करने की तैयारी आपने देखा कैसे की गई। उनके नाम के जो म्यूजियम्स थे उनको ढहा दिया गया, उनकी जहां मूर्तियां लगी रहती थी बांग्लादेश के चौराहों पर को तोड़ दिया गया। जो शेख मुजीबुर रहमान का घर था, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान का, उसको वहां से तोड़ दिया गया। और यहां तक कि जो बांग्लादेश के चैप्टर्स थे, जो उस वहां के स्कूल के कोर्सेज थे, उसमें शेख मुजीबुर रहमान के बारे में पढ़ाया जाता था। 1971 के बारे में पढ़ाया जाता था कि कैसे 1971 में जो पूर्वी पाकिस्तान था वो बांग्लादेश में कन्वर्ट हुआ, और उसमें कैसे मुक्ति वाहिनी का रोल रहा था, उस रोल को हटा दिया गया। उस दौरान क्या भारत सरकार का रोल रहा था, उसको रोल हटा दिया गया। शेख मुजीबुर रहमान के रोल को हटा दिया गया। तो ये पूरी
तरह से प्लान्ड एक स्ट्रेटजी थी जिसके तहत यह कोशिश की गई कि जो शेख मुजीबुर रहमान है उनका नाम ही ना रहे, उनकी लेगेसी ना रहे। नाम हटाने के लिए सारे काम किए और उनकी लेगेसी हटाने के लिए शेख हसीना को वहां से भागने के लिए मजबूर कर दिया गया। और वो तस्वीरें भी हमने देखी थी अगस्त 2024 में अतुल, जब जो प्रदर्शनकारी हैं जिनकी हत्या का आरोप अभी शेख हसीना के ऊपर लग रहा है, वो कैसे उस दौरान जब शेख हसीना देश छोड़कर निकल रही थी तो उनके घर में घुस आए थे। और आप बड़ी शर्मनाक वो तस्वीरें थी कि वहां पर जो लेडीज के अंडरगारमेंट्स थे उनको भी लहराया गया था वहां पर। तो ये था कट्टरपंथ उस वक्त। तो ऐसे कट्टरपंथी मानसिकता वाले लोगों से क्या उम्मीद और की जा सकती है? और एग्जैक्टली अब वो कर ही रहे हैं। वो ये चाहते ही नहीं है कि, क्योंकि शेख हसीना ने कहा था कि इस कोर्ट के फैसले को मैं नहीं मानती हूं क्योंकि एक तरफा होगा। उन्होंने पहले ही इसको चैलेंज कर दिया था और पहले ही इस तरह की आशंका जाहिर की थी कि मेरे अगेंस्ट ही फैसला आएगा और हो सकता है कि मुझे सजाए मौत दे दी जाए। उन्होंने कहा था कि आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाइए, मैं तब और वहां पर ओपन हियरिंग होनी चाहिए, तब चीजें ओपन होंगी। अभी भी ऑप्शन है उनके पास, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो इस चीज के लिए शेख हसीना तैयार थी और यहां से फैसला आया ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जब हम बांग्लादेश की बात करते हैं, भारत का पड़ोसी मुल्क, उसके साथ भारत के कैसे रिश्ते रहे हैं, उसके बनने में भारत की क्या भूमिका रही, और अब शेख हसीना का जो चैप्टर है पूरा, उसमें आप बंगबंधु का भी जिक्र कर रहे थे। उन तमाम चीजों में अब बांग्लादेश कहां पर बैठता हुआ दिखाई दे रहा है, और पॉलिटिकली तो वहां पर जो कुछ हो रहा है वो साफ स्पष्ट है। अब हमारी भूमिका और क्या हो सकती है भारत के लिहाज से, पहला। दूसरा कि अंतर्द्वंद और कितना वहां पर बढ़ने वाला है, क्योंकि शेख हसीना के पक्ष में भी बहुत सारे लोग हैं जो कि अभी भी खड़े हैं, भले उनकी आवाज दबाई जा रही हो। बिल्कुल, देखिए ये फैसला इसीलिए लाया गया है कि शेख हसीना किसी भी तरीके से बांग्लादेश में ना आ पाए। ये मोहम्मद यूनुस का डर है एक्चुअली में, क्योंकि शेख हसीना की गतिविधियां पिछले दिनों से बहुत ज्यादा तेज हो गई थी। उनकी जो पार्टी है अवामी लीग, उसकी गतिविधियां बहुत ज्यादा वहां पर हमने तेज हो गई थी, देखा था। उनके कार्यकर्ता सड़कों पर उतरने लगे थे। तो एक तरीके से प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा था शेख हसीना की वापसी को लेकर, क्योंकि शेख हसीना वापस आए और फिर वो बांग्लादेश में जो चुनावी प्रक्रिया है, इलेक्टोरल प्रोसेस है, उसमें हिस्सा ले। तो इसको रोकने के लिए भी पिछले 2-3 महीने पहले मैं आपको याद दिला दूं कि यूनुस ने कोशिश की थी, और बांग्लादेश का जो चुनाव आयोग था उन्होंने आवामी लीग को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया था। लेकिन वो फैसला बहुत लंबा टिका नहीं और ऐसा हुआ नहीं। और जो इलेक्टोरल प्रोसेस थी उसमें शेख हसीना हिस्सा ले सकती थी, उनकी पार्टी हिस्सा ले सकती थी। यही यूनुस की चिंता का एक बहुत बड़ा विषय था कि शेख हसीना ने अगर इलेक्टोरल प्रोसेस में हिस्सा लिया या जो चुनाव होते हैं उसमें हिस्सा लिया, या फिर शेख हसीना किसी तरह से यहां से वापसी करती है, या उनके कार्यकर्ता इतना बेस तैयार कर लेते हैं कि वो मजबूर कर देंगे बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस को चुनाव कराने के लिए, तो कहीं ऐसा ना हो कि जो सिंपैथी फैक्टर है वो शेख हसीना के फेवर में चला जाए। उसके साथ साथ उनको शायद यहां पर ट्रिब्यूनल का एक सहयोग मिला, इसको हम सीधे तौर पर देख सकते हैं। रोहित हमारे साथ बने रहिए। मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर जी हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। सुधाकर जी, मुझे लगता है कि शायद आप भी बहुत ज्यादा अप्रत्याशित नहीं चौंके होंगे इस फैसले पर। सभी को उम्मीद थी कि हां, शेख हसीना के खिलाफ जो आरोप तय किए गए हैं, आरोप तय करने वाले फैसला भी पहले ही तय कर चुके थे। अपनी आवाज अनम्यूट कर लीजिए सर। अनम्यूट तो है सर, अब आपकी आवाज आ रही है। मेरा सवाल सुन लिया आपने? हाँ, थोड़ा रिपीट करेंगे सर? मेरा सवाल सीधा है कि जो इस वक्त जिस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं, शेख हसीना को लेकर, क्या ये सारे आरोप पहले ही तय कर दिए गए थे कि हाँ यही इसका सिद्धिकरण होगा, इसी को दोषी बना दिया जाएगा, कि हाँ यही आधार है? देखिए, 2-3 चीजें मैं हाईलाइट करना चाहता हूं। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। उससे पहले मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे आपके शो के लिए इनवाइट किए। जी। और ये जो इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल है, ये एक लोकल ट्राइब्यूनल होता है। ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का कोई पहलू या अंग नहीं होता है। इसका मतलब अगर आप कोई पॉलिटिकल कन्विक्ट या पॉलिटिकल ट्रायल करना चाहते हैं, प्रोसिक्यूट करना चाहते हैं, ये इट इज लाइबल ओनली आइदर इन द डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी और इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ आज के दिन में, जो मेरे अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, ये जो ट्राइब्यूनल है इसका कोई अथॉरिटी नहीं है। ये वो ट्राइब्यूनल है जो 1973 में उन्होंने उसको इवोक किए थे और उसको अप्लाई किया था। उसी ट्राइब्यूनल को रिवाइव करके ये ला रहे हैं। सिर्फ एक मुद्दा है उनका। वो मुद्दा क्या है कि बांग्लादेश को ईरान बनाना है और एक सुप्रीम लीडर क्रिएट करना है, इस्लामिक रिपब्लिक, और उसमें शरिया लॉ को वो पेश करना चाहते हैं, पूरा एकदम कंप्लीट उसको अप्लाई करना चाहते हैं। शरिया लॉ, सुप्रीम कमांडर और जमायती इस्लाम और जितने सारे जिहादीज हैं, हमें सबको मालूम है परिस्थिति क्या है। ऐसा माहौल में
शेख हसीना को पता था कि ये होने जा रहा है, मुझे भी पता था, आपको भी मालूम है, सबको मालूम है। इसकी बैकड्रॉप पे दो तीन चीजें हुए हैं जो कि ध्यान में रखना चाहिए। जी। किस हद तक ये बदलाव लाएगा मैं कह नहीं सकता हूं। 4-5 दिन पहले तुलसी गबार्ड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज, वहां पे एक सेमिनार में ये बयान दिए हैं कि यूएस अभी तक, मतलब उस दिन तक जितने सारे रेजिम चेंज के लिए इन्वॉल्व था, ये सारे रेजिम चेंज कंट्री से धीरे धीरे विड्रॉ करेंगे। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया था कि ये रेजिम चेंज की वजह से यूएसए का जो जितना डेट है वो बढ़ते जा रहा है। एक्सचेकर का जो खर्चा है, जो इनकी जो सिटीजन्स की टैक्सेस है, ये अवॉइडेबल एक्सपेंडिचर में माना जाता है। तो इसलिए जल्दी से जल्दी उसको वो विड्रॉ कर लेंगे। साथ ही तुरंत 1-2 दिन के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक स्टेटमेंट खुलासा हुआ है पूरा पब्लिक फोरम में कि वो यूएस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ना उसको पसंद करते हैं। ये ज्यादा नहीं, 7-10 दिन के अंदर हुआ ये टर्न। बिल्कुल बिल्कुल। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि ये रेजिम चेंज से हम अभी पुल बैक कर रहे हैं। तो ये दो चीजें। उसके बाद शेख हसीना फॉर द फर्स्ट टाइम ये होना था मेरे ख्याल 13 नवंबर को हियरिंग होना था, वर्डिक्ट देना था। 13 नवंबर को 17 नवंबर हुआ। बीच में उन्होंने एक इंटरनेशनल मीडिया प्लेटफॉर्म, शायद बीबीसी या अल जजीरा को उन्होंने इंटरव्यू दिया है। पहली बार उन्होंने ये बताया कि इनका कोई दोष नहीं है, उन्होंने हुक्म नहीं दिया है एजिटेटिंग पॉपुलेशन के खिलाफ फायरिंग करने के लिए। सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उनको सिखलाई के तौर पे जो मिनिमम फोर्स अप्लाई करना चाहिए, उनके ऊपर पूरा ओहदेदार और जिम्मेदारी छोड़ दिया जाता है। एंड व्हाट्स टू दैट इफेक्ट, एटलीस्ट उन्होंने एक बार ऑब्जेक्ट करके बताया है कि उनके खिलाफ ये लाइफ सेंटेंस, डेथ सेंटेंस अनाउंस होने जा रहा है और उनका कोई भी एविडेंस नहीं है। तो ये चीज ऑल्दो काफी लेट मैं सर आपको रोक कर एक सवाल लेना चाहूंगा बहुत सरल शब्दों में अपने आम दर्शकों के लिए कि अब इन तमाम चीजों के बीच में दो पहलू होगा। एक कि शेख हसीना का क्या होगा, दूसरा भारत के पास पहले से ही पाकिस्तान जैसा बढ़िया पड़ोसी मुल्क है, अब बांग्लादेश भी इस्लामिक मोड में आ जाए जिसकी पूरी तैयारी कर ली गई है, वो ईरान बन जाए या फिर उस तरीके की मानसिकता वाले लोग वहां पर और ज्यादा मजबूत हो जाए, ये भारत भी नहीं चाहेगा। तो क्या भारत का कोई इसमें रोल होता है, कोई इसमें वो अपनी तरफ से दखल दे सकता है, सीधा देगा, या कोई स्ट्रेटजी होगी हिडन? और इंटरनेशनल फोरम पर इस फैसले को कितना माना जाएगा या चैलेंजेबल कितना है? ओके, आपने 4 सवाल पूछे आपकी छोटी सी सवाल के अंदर। तो एक एक करके मैं आपको क्लियर करता हूं। नंबर 1, भारत का कोई लोकल स्टैंडर्ड नहीं है, ये इंटरनल मैटर है बांग्लादेश का। इसका कोई टेक्निकली लीगली स्पीकिंग नहीं है, लेकिन हर चीज टेक्निकल और लीगल स्पीकिंग के मुताबिक जियो स्ट्रेटेजी और जियो पॉलिटिक्स नहीं होता है। बिल्कुल। हम मिसाल के तौर पे 1945 के बाद अगर आप उदाहरण लेते हैं, तो अगर इस लिहाजा को अगर एग्जाम्पल का हम आगे बढ़ाएंगे तो उसमें यूएसए के और वेस्टर्न अलायंसेस कंट्री जितने जहां जहां पे हिस्से लिए हैं, उनका कोई राइट था ही नहीं उधर अंदर जाने का। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं ज्यादा पीछे नहीं ले जाना चाहता हूं। 97-98 में साइबेरिया के ऊपर 79 to 82 डेज का जो एरियल स्ट्राफिंग हुआ था, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना और रशिया उसको ऑब्जेक्ट करने के बावजूद फिर भी उन्होंने 79 या 82 डेज के लिए उन्होंने किया था। इसी तरह बहुत सारे मिसाल है। तो लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूं, ये हमारा एक पड़ोस है। आप जो भी कुछ डिसीजन लेते हैं, ये आपका इंटरनल स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन एज अ स्टूडेंट ऑफ जियोपॉलिटिक्स, भारत को यहाँ पे अहम कदम उठाना है। अगर आप नहीं उठाओगे तो इस तरह बांग्लादेश आपका देश के अंदर बनते जाएंगे। वेस्ट बंगाल होगा, कल बिहार भी हो जाएगा। बिहार के लिए कल रात को ही किसी का कोटेशन आया है कि बिहार थोड़े दिन के अंदर एक वेस्ट बंगाल और ईस्ट पाकिस्तान बनने जा रहा है। तो इसी तरह पूरा देश आपका बन जाएगा जब तक आप उसको रोकेंगे। मैं यहीं पर आपको लाना चाह रहा था सर कि अब जब भारत के अंदर इस तरीके की चर्चाएं ऑलरेडी शुरू हो गई और भारत में जो सरकार है, जो हमारे इस वक्त थिंक टैंक है, वो इन चीजों को बहुत अच्छे से समझते हैं। हमारे आउटपुट एडिटर रोहित भी हमारे साथ लगातार सर बने हुए, जरा उनका मैं रुख कर लेता हूं, फिर से मैं आपके पास लौटता हूं। रोहित, आप सहमत होंगे जो बात सुधाकर जी कह रहे हैं कि भारत के अंदर बिहार बांग्लादेश बन जाए? बंगाल में अजीब अजीब हरकतें जो हो रही थी उस पर आप देखिए कई चर्चाएं हो चुकी हैं, आपने भी की है व्यक्तिगत तौर पर, वहां पर भी वो शंका प्रबल हो रही थी।
तो अब हम खुलकर कम से कम इस पे अपनी स्ट्रेटजी को एक्सपोज करेंगे, उस पर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि शेख हसीना के खिलाफ तो एक तरफा फैसला हो गया है, वो सबको पता था और सबको यही उम्मीद थी। देखिए अतुल, वक्त वक्त पे जो भारत सरकार है, भारत सरकार का विदेश मंत्रालय है, उन्होंने एक प्रॉपर चैनल के थ्रू इस चीज को लेकर मैसेजेस भी दिए हैं बांग्लादेश को। ऐसा नहीं है, जब अगस्त 2024 में ये सारा एपिसोड हुआ था बांग्लादेश में, और उसके बाद जैसे जैसे बांग्लादेश कट्टरता की तरफ बढ़ता गया था और बहुत सारे इश्यूज ऐसे थे जिसको लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच टकराव हुए थे, तो उस दौरान भी भारत ने बहुत सारे मैसेजेस दिए थे। उस वक्त भारत का कंसर्न ये था कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक रह रहे हैं, वो हिंदू हैं या बाकी अल्पसंख्यक हैं, उनके साथ अत्याचार हो रहा था, उनके घरों को तोड़ा जा रहा था, उनकी बेटियों की इज्जत लूटी जा रही थी, वहां पर उनके मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, बहुत सारे ऐसे कंसर्न थे। और उस वक्त भी हमने बहुत सारी डिबेट्स की थी, और बहुत सारी डिबेट्स में बहुत सारे जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं, भारत बांग्लादेश रिलेशन को समझने वाले जो लोग हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े थे। तो उसमें भी अलग अलग लोगों के अलग अलग राय होती थी। कई लोग ऐसे थे मेरे साथ जो जुड़े, बहुत सीनियर लोग, जिनका यह कहना था कि भारत को बांग्लादेश में अपनी सेनाएं उतार देनी चाहिए, भारत को एक ऐसा स्ट्रॉन्ग मैसेज बांग्लादेश को देना चाहिए जिससे उसको लगे कि हाँ, हमको ये सब नहीं करना है, हमको एक कट्टरता का जो चूल्हा हमने ओढ़ा है पाकिस्तान की दोस्ती का को गांठ लेने के बाद, उसको हमको पीछे छोड़ना है, एक लेसन सिखाने की जरूरत है बांग्लादेश को। लेकिन अभी तक जो मैंने देखा है पूरा, अगर तब से लेकर अब तक देखें, तो भारत ने एक कहते हैं ना, एक बहुत सेफ पैसेज अपनाया है बांग्लादेश से कम्युनिकेशन करने में। जहां आंख दिखाने की जरूरत थी वो दिखाया है, लेकिन अभी तक ये सारी चीजें प्रॉपर डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू हुई हैं। इसमें अभी तक कोई इफ एंड बट या लेफ्ट राइट कुछ नहीं हुआ है। लेकिन हां, इस चीज से मैं भी इत्तेफाक रखता हूं कि अगर कोई नहीं सुधर रहा है तो फिर उसको आंख दिखाने से ज्यादा अगला एक स्टेप उठाने की जरूरत है। इस चीज को पहले भी कई डिफेंस एक्सपर्ट्स कह चुके हैं कि हां, भारत को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एक कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि अल्टीमेटली आप एक तरफ तो पाकिस्तान को झेल ही रहे हैं, पाकिस्तान के बॉर्डर्स आप देखते हैं कि क्या लगातार गतिविधियां वहां पर चलती रहती हैं, और पाकिस्तान के साथ मिलकर बांग्लादेश भी अगर इसी तरह का एक सिनेरियो क्रिएट कर देता है तो एक और अनसेफ बॉर्डर हमको झेलना पड़ेगा, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकार उस अनसेफ बॉर्डर को झेलना चाहेगी। कम से कम मौजूदा वाली सरकार तो बिल्कुल नहीं चाहेगी रोहित। और दूसरी तरफ कि हमारी जो पुरानी भी सरकारें थी, अगर जब नेशनल सिक्योरिटी का जिक्र होता है तो वहां पर एक देश के तौर पर हम काम करते हैं, सरकारें भी इस चीज का एहसास करती हैं, और हमारी सेनाएं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उसमें निभाती रही हैं। सुधाकर सर, एक और सरल सवाल पूछूंगा, बांग्लादेश बनने में ही भारत की भूमिका है, अब बांग्लादेश ईरान या इस्लामिक मानसिकता वाला कोई और देश ना बन जाए, इसके लिए भारत को फिर से खुलकर भूमिका निभानी होगी। वो आप देख रहे हैं क्या वो खुलकर हम करने जा रहे हैं? कुछ करना ही पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि अब एक तरफ पड़ोसी मुल्क हमें पाकिस्तान तोहफे में मिला है या हमने ही बनवाया है लोगों को वहां पर भेजकर, वो तो हमारी हमेशा की समस्या बनी हुई है। दूसरी तरफ अब यह भी बन जाएगी समस्या, उधर नेपाल में भी गतिविधियां बदलती रही हैं, जंजीस से पहले भी कुछ मानसिकता के लोग वहां पर बैठे सत्ता में, छिपाने और बताने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर सीधा अपना खुद का एक्ट क्या होगा भारत का? अतुल, आपका आवाज टूट टूट के आ रहा है, बट आई कैन अंडरस्टैंड द सेंस एंड स्पिरिट ऑफ योर क्वेश्चन। जहां तक मेरे को समझ में आया है कि इस किस्म की जो इमर्जिंग डायनामिक्स है, ये वॉर गेमिंग पक्का हुआ होगा सर्विस हेडक्वार्टर्स में, उसको रेड लाइंस ऑलरेडी ड्रॉ किए होंगे, हर रेड लाइंस के ऊपर क्या क्या रेस्पॉन्स मैट्रिक्स होगा ये पूरा प्लान कर दिए होंगे। जब आप और मैं और आपके जो क्या आउटपुट एडिटर रोहित जी को आप ले रखे हैं, रोहित जी बहुत विद्वान है, पढ़े लिखे हैं इस मामले में, तो ये सारे चीजों को सारे फैक्टर इन करके ऑलरेडी एनालाइज कर लिए होंगे सर्विस हेडक्वार्टर्स में, और उसका रिस्पॉन्स मैट्रिक्स तैयार करके वो अप्लाई भी, फॉर ऑल यू नो हमारे फोर्सेस ऑलरेडी अंदर होंगे, इंटेलिजेंस रिसोर्सेज काम कर रहे होंगे, रॉ के होंगे, आपके स्पेशल फोर्सेस में जितना, क्योंकि मैं खुद डील किया हूं, मैं इतना ही कह सकता हूं, इससे आगे नहीं जा सकता हूं मैं। तो ये जो सिचुएशन को प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि अभी कोलैप्स ऑफ ये जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी तो रहा नहीं यूनिस के नीचे, बिल्कुल कोलैप्स होके कंप्लीट इस्लामिक, एक फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक देश बनने जा रहा है। क्या ये भारत के हित के लिए है, और किस स्टेज पे भारत अपना कदम जो है अंदर घुसाएगा और इसको रोकेगा? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और ये जो पाकिस्तान के साथ आप तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की कहानी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है,
और इसका कहानी एक जेनेटिक ऑर्डर लाने के लिए वो ट्यूमर को काटा गया था। बिल्कुल, ठीक है कि- बिल्कुल। तो ये इसके साथ जुड़ा हुआ है हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर और हमारे जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, 7 सिस्टर्स जो हैं, और ये जो बे ऑफ बंगाल है, इट इज टर्निंग आउट टू बी हेवीली हाईली इंटेंस स्ट्रेटेजिक राइवलरी रीजन। यहाँ पे मैं वेस्टर्न अलायंसेस का रेफरेंस ज्यादा लेना नहीं चाहता हूं, सब समझ पाएंगे किसका हाथ इसमें जुड़ा हुआ है। उसकी इजाजत के बिना पत्ते भी नहीं हिलेंगे, ठीक है ना। वो भगवान के जैसे काम कर रहे हैं, प्लस एक इस्लामिक फंडामेंटलिज्म आपको ज्वाइन कर लिया, प्लस एक ऑथोरिटेरियन रूल का भी एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तीनों अलग अलग सेगमेंट जो है आके इंटरसेक्ट हो रहे हैं कहां पे, बांग्लादेश। सर मैं आपकी बात से ऐसे हालत में 100% सहमत हो रहा हूं और आपने कई चीजें बिना कहे भी स्पष्ट कर दी हैं कि इसके पीछे इंटरनेशनली कौन कौन सी और सोच है, कौन से देश हो सकते हैं, उनकी भूमिका क्या। लेकिन सुधाकर जी, क्या इसमें हम अपने देश की पॉलिटिकल विल को फिर से वैसा ही मान रहे हैं जैसा बांग्लादेश बनते हुए था, उतना ही मजबूत या उससे भी स्ट्रांग? उससे कोई गुना स्ट्रांग है। 1971 में भारत का परिस्थिति अलग था। आज के दिन में भारत का इकोनॉमी 4.19 ट्रिलियन, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। पीपीपी टर्म्स में $17.7 ट्रिलियन पीपीपी टर्म्स में। वो इट इज द मोस्ट क्रेडिबल नेशन इन द वर्ल्ड। आप देखिए, आप पॉपुलैरिटी देखिए आपका लीडरशिप का, जहां पे कोई क्राइसिस होता है, क्रिटिकलिटी, भारत का नाम सबसे पहले लेते हैं सोल्यूशन के लिए। तो ऐसा हालत में आप अगर टेक्नोलॉजिकली और मिलिट्री कैपेबिलिटी के लिहाज से सवाल पूछ रहे हैं, मैं तो ये कहूंगा कोई गुना ज्यादा है। लेकिन 2-3 चीजों में हम कमी है कि हम मिलिट्री कैपेबिलिटी को टाइम टू टाइम जो फोकस करना था, प्रायोरिटी देना था, वो नहीं दे पाए हैं। थैंक्स एज अ सोल्जर आई एम सेइंग, चलो शुक्र है कि वो गलवान वाला हुआ। उसके बाद देश जो है वो डबल डाउन किया है, 3-4 टाइम्स द स्पीड दैट वी आर रनिंग एट, जिसके वजह से थोड़ा बहुत हमने कैचअप कर पाए हैं। यही कैचिंग आपको आप ओवरनाइट नहीं कर सकते हैं। इसको एक सस्टेन्ड वे में देश को सिक्योर और सेफ रखने के लिए इसको अडॉप्ट करना निहाती आवश्यक है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लेना निहाती जरूरी है। आज के दिन में अगर काबिलियत की लिहाज से आप सवाल पूछ रहे हैं, बांग्लादेश क्या 2 बांग्लादेश को भारत आप खा डालेगा, उसको कोई कुछ कर नहीं पाएगा इसमें। लेकिन सोल्यूशन वहां पे नहीं है। सोल्यूशन ये है कि आप बांस को इस्तेमाल करें, सांप मारे और बांस ना टूटे। ऐसा कैसे करोगे? अगर खुलकर सुधाकर सर आप बता पाए तो ये बताएंगे कि सांप यहां पर और कौन कौन है, कि सिर्फ एक ही सांप है? सांप यहाँ पे 3 सेगमेंट आपको बता दिया मैंने। एक वेस्टर्न अलायंसेस का एक है जी, ठीक है कि जो उनको भी मालूम है। हाँ। साफ साफ बोलना चाहता हूं, पहला एक सांप है CIA। इसके साथ आपका जुड़ा हुआ है चाइना। जुड़ा नहीं है, वो दोनों का स्ट्रेटेजिक राइवलरी चल रही है। और तीसरा जो है ये जो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म, ये जो उनको उम्मा का जो कंटेस्टेशन हो रहा है किस किस के बीच में, ईरान, सऊदी अरेबिया और टर्की, सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में। उसमें टर्की एक ओटोमन एम्पायर का जो फिलोसॉफी को एक्सटेंड करना चाहता है, कतार का हेल्प लेके पैसा ला रहा है, यहाँ पे डाल रहे हैं, उनको लड़कियों को पढ़ा रहे हैं, कहाँ पे, मदरसा में, बांग्लादेश में। प्लस वहां पे डिफेंस इंडस्ट्री उन्होंने शुरू कर दिया है, कहाँ, बांग्लादेश में। प्लस वो मदद कर रहे हैं किसको, रोहिंग्या फोर्थ ब्रदरहुड अलायंस, जमाइतीज, आपका हिजबुल्लाह आके पहुंच चुके हैं, हमाज आ गए हैं, पैलेस्टीनियन की जो रिप्रेजेंटेटिव झंडा दिखा रहे हैं कि ग्रेटर बांग्लादेश बनाने जा रहे हैं। तो ऐसा हालत में आपके पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन यही है कि फूक फूक के कदम ऐसा रखिए ताकि कोई वो बैकलैश ना हो जाए। पुश बैक करिए। पुश बैक करना है। अभी हमें पूरा इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स को मद्देनजर रखते हुए हमें अभी भी हमारा जो एवरग्रीन फ्रेंड है उनके ऊपर डिपेंडेंट होना निहाती आवश्यक है। रशिया का मदद लेना बहुत आवश्यक है। हमें देखना पड़ेगा कि डिस्पाइट द जियोपॉलिटिकल टर्न और कौन कौन से देश हैं जो हमारे साथ खड़े हो सकते हैं। बिल्कुल है 4-5 देशों को ऑलरेडी पहचान जा चुका है, उनकी मदद ली जा रही है। लेकिन मामला इतना क्रिटिकल हो रखा है कि अगर आप उसको सही सर्जरी नहीं करेंगे, हो सकता है कि कहीं मिसफायर हो जाए और डेथ ना हो जाए पूरा एकदम। नहीं, ये इतना आसान भी नहीं है और इसको बहुत चैलेंजिंग पोजीशन में हम लोग समझ, जैसे हम चर्चा कर रहे हैं, हमारी एजेंसियां, हमारी सरकारें बहुत पहले से इन चीजों पर अपनी निगाह बनाकर रखती है। सुधाकर सर हमारे साथ आप बने रहिए। रोहित का एक बार फिर से मैं रुक कर सकता हूं। रोहित, अब इसमें जो कुछ पॉलिटिकल मूवमेंट्स की बात होती है कि भारत की आप पॉलिटिकली खुद का मैंडेटा क्या होगा, पॉलिटिकली उनकी विल पावर क्या होगी, जैसा सुधाकर जी ने कहा भी कि हम बहुत स्ट्रांग हैं बांग्लादेश बनने से लेकर आज की सिचुएशन में। लेकिन देश के अंदर भी कई तरह की आवाजें हैं, सिर्फ बांग्लादेश का हमें जिक्र नहीं करना है, हमारे अपने देश के अंदर भी कई तरह की आवाजें हैं।
एसआईआर की शुरुआत बंगाल में होने वाली है, उस पर देखिए कितना बवाल मचा है और बहुत सारी चीजें कनेक्ट हो जाती हैं फिर पूरे घटनाक्रम में। अब यहां पर स्पष्ट हम देखें कि हां वो पॉलिटिकल विल दिखती हुई यहां पर नजर आ रही है, दिख रही है। देखिए, जहां तक पॉलिटिकल विल की बात है, इसमें हर्डल्स बहुत सारे हैं, नो डाउट। जैसा कि आपने कहा, मैं अगर बांग्लादेश से जो बंगाल के बॉर्डर्स जुड़े हुए हैं उसकी सेफ्टी की बात करूं तो हाँ, सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि बांग्लादेश और बंगाल एक बहुत लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं और वहां पर भी एक टुकड़ा ऐसा है जहां पर अभी तक फेंसिंग नहीं हुई है। लेकिन जब फेंसिंग लगाने की बात आती है तो वहां की स्टेट गवर्नमेंट इसमें फिर अड़ंगा अड़ाने लगती है। तो फिर ये सारी चीजें हैं, ये भी कहीं ना कहीं इंटेंशंस पर सवाल खड़े करती हैं। वो कर रहे हैं अपनी पॉलिटिक्स के लिए, लेकिन आप देखिए कि आप एक ऐसे राष्ट्र के पास फेंसिंग लगाने से रोक रहे हैं जहां पर बीएसएफ लगातार कोशिश करती है कि हमको फेंसिंग लगानी चाहिए, लेकिन एक बड़ा ऐसा एरिया है जो कि अनसेफ है, वहां पर फेंसिंग लगनी चाहिए, लेकिन वहां पर नहीं लग पाती है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल इस पूरे जो अभी मामला हुआ है और बांग्लादेश की जिस तरह की परिस्थिति है उसको मैं अगर देखूं तो मुझे लगता है कि एक स्ट्रांग मैसेज दिए जाने की जरूरत है, दिए जाने की जरूरत है और ये हमारे देश के लिए भी आवश्यक है। मैं रोहित आपको रोक रहा हूं, एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे, यहां पर जल्द लौट कर आते हैं। महत्वपूर्ण यहां पर यह है कि शेख हसीना के खिलाफ दोष करार दिया गया है, मौत की सजा का ऐलान है, लेकिन कार्रवाई एक तरफा है।